हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पर एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करने वाले हैं सुपर टेट के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसमें हम आज बात करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिससे लगभग हर साल 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के बारे में, नंबर्स। तो नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, दूसरी काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या हमारे कोर्स में है, काल्पनिक संख्या हमको नहीं पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जो हम रियल लाइफ में देख सकते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो संख्याएं हम अध्ययन करते हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और जिनको हम कल्पनाओं में ही सिर्फ सोच सकते हैं, वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। हमको सिर्फ रियल संख्या या काल्पनिक संख्या नहीं पढ़नी है, सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़नी है। तो चलिए वास्तविक संख्या का डिवीजन कर लेते हैं। वास्तविक संख्या जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। p/q मतलब जैसे 1/2, 1/3, 1/4 या 4/1 इस तरह से लिखी जा सकती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याओं को हम फिर से दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट होता है भिन्न, दूसरा पार्ट होता है पूर्णांक। पहला पार्ट क्या होता है? भिन्न, और दूसरा पार्ट होता है पूर्णांक। भिन्न के अंतर्गत जैसे हम लोग देखते हैं 1/2 होता है, 2/5, जैसे जिनको हम पूरी तरीके से नहीं लिख सकते, जो बटे के रूप में या भिन्न के रूप में होते हैं, कुछ पार्शियल रूप में होते हैं, आंशिक रूप से होते हैं। जैसे एक कुछ हो गया, एक पूरा हो गया, उसके साथ कुछ है, जैसे 2.5 बोलते हैं, हम 1.5 बोलते हैं, उस तरीके से होता है। किसी चीज़ का आधा हो गया, किसी चीज़ का तिहाई हो गया, इस तरह से जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम भिन्न बोलते हैं, जो पार्शियली होती हैं, आंशिक रूप से। और पूर्णांक जो अपने आप में पूरी होती है, उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पूर्णांक को हम बांटते हैं 3 पार्ट में। पहला पार्ट होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा पार्ट होता है 0, तीसरा पार्ट होता है धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक वे तो जैसे अगर हम धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, उनके आगे हम चिन्ह लगा देते हैं ऋणात्मक, तो वे पूर्णांक जो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये सभी पूर्णांक जो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। चलिए अब डिफिनीशंस की तरफ चलते हैं। डिफिनीशन क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, संख्याओं के वर्गीकरण होता है दशमलव संख्या पद्धति में संख्याओं को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 आदि संख्याओं के प्रयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। दशमलव संख्या पद्धति यहाँ पर क्या है? दशमलव संख्या पद्धति किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक पद्धति होती है, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। और उसी संख्या पद्धति में जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें 10 अंक हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वे उनको क्या कहते हैं? दशमलव संख्या पद्धति। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसी तरह से कई नंबर सिस्टम होते हैं, संख्या पद्धतियाँ होती हैं। जैसे बाइनरी संख्या पद्धति होती है जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, उसमें सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1। उसमें सभी संख्याओं को, जितनी बड़ी से बड़ी संख्याएं, सभी संख्याओं को हम 0 और 1 के रूप में निरूपित करते हैं। और दशमलव संख्या पद्धति जिसको हम लगभग डेली यूज करते हैं, वे संख्याएं 10 होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक, यहाँ तक होता है। और इन्हीं बेस अंकों से पूरी जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दशमलव संख्या पद्धति में बन सकती है, इन्हीं के आधार पर ही बनती है। जैसे 90 में देखिए 9 और 0 मिला के हो गया 9373, 9373, कुछ भी संख्या आप ले लीजिए, सिर्फ इन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इस दशमलव संख्या पद्धति का जो बेस अंक होता है, यही होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं संख्याओं से मिलकर सभी संख्याएं दशमलव संख्या पद्धति के बनती हैं। तो इसलिए इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम बेस नंबर्स या आधार संख्याएं। चलिए, संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। देखते हैं। सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, अप्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। नेचुरल संख्याएं, ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। और इनको डिनोट कैसे किया जाता है या प्रदर्शित कैसे करते हैं? हम यन से प्रदर्शित करते हैं। आपको समझना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरी संख्याएं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितनी भी संख्याएं हैं, सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं।
और पूर्ण संख्याओं की बात करें अगर हम, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स, जिनको हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर लिया जाता है, शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, वे संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। इसके लिए हम देखते हैं 0 1 2 3 4 इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए प्राकृतिक संख्याओं में 1 से पूरा लेकर पूरा था आगे तक, और इसी में सिर्फ 0 को हमने ऐड कर लिया तो बन गई ये पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं। आगे बात करते हैं सम संख्याओं का, इवन नंबर्स के बारे में। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 कोई भी संख्या जो भी 2 से भाज्य हो जाती है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। और दूसरा होता है विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम अंग्रेजी में ओड नंबर बोलते हैं, और सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं। जैसे इधर विषम संख्याओं का एग्जाम्पल की बात करें, 1 3 5 7 9 11, इस तरह से आगे बढ़ती जाएंगी। अब बात करते हैं इंटीजर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, अंग्रेजी में इसका होता है इंटीजर्स। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। सभी वे संख्याएं जो जैसे पूर्ण संख्याएं जितनी होती हैं, सभी संख्याओं को अगर हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी ले लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूरी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। जैसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 0 1 2 3 4 सभी संख्याएं जो मिलकर ये बनाती हैं आपको पूर्णांक संख्याओं। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में, इस कन्फ्यूजन को कभी भी समझते हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से लेकर बनती हैं आगे तक, इसमें ऋणात्मक नहीं होता। जो पूर्ण संख्याएं होती है उसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, और जो पूर्णांक होती है उसमें ऋणात्मक भी ऐड हो जाता है, यही अंतर है इन दोनों में। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं, एक से बड़ी उन प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित ना हो सके, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें 2 3 5 7, इसके बाद 11, फिर 13, इसके बाद 17, ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं, केवल अपने आप से विभाजित होती हैं या तो एक से विभाजित होती हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें नोट है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और उसके साथ साथ सम भी है। यह सिर्फ एक संख्या है पूरे नंबर सिस्टम में, पूरी संख्या में, पूरी सभी संख्याओं में सिर्फ एक संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है, वो 2 है। यह काफ़ी पेपर्स में पूछा जा चुका है और पूछने के आसार भी हैं। तो चलिए आगे, अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको अभी हमने पीछे बात किया, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कोई ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। p और q अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और q 0 नहीं हो सकता है, एक कंडीशन इसमें। इनके समूह को परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स हम कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें 2/5, 1/5, 4, 7/5, ये सभी संख्याएं जो है रेशनल नंबर कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अब अपरिमेय की बात करें, सिर्फ सेम चीज़ होता है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, लिखना संभव नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ p व q परस्पर अभाज्य संख्या होंगी और q 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर कड़ी के अंदर 2 है, कड़ी के अंदर 3 है, कड़ी के अंदर 7 है, कड़ी के अंदर 13 है, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिनको हम कड़ी के अंदर लिखते हैं उनको बाहर हम नहीं लिख सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सम संख्याओं के बेसिक ऑपरेशन। मतलब सम संख्याओं में अगर हम जोड़ते हैं दो सम संख्याओं को या दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर उनको गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम मिलता है हमको, उसके बारे में हम बात करेंगे। सम संख्या क्या होती है पहले तो ये जान लेते हैं। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8। और विषम संख्याएं जो 2 या 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। अब इसमें हम बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं कि दो सम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं क्या रिजल्ट आता है, सम विषम को जोड़ते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए
एग्जाम्पल के साथ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम पहले योग का या जोड़ का हम नियम पढ़ेंगे। अगर दो सम संख्याओं को सम प्लस सम करते हैं तो उसका आंसर हमेशा सम आएगा। ये रूल है कि अगर हम दो इवन संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक इवन संख्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं 4 और 2, दो सम संख्याएं लिए हैं हम, और इसका आंसर जो आएगा 6 आएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इवन और इवन लेके हमने सम संख्याओं का 2 लिया, इसके बाद 4 एक लिया, एक दूसरा 2 लिया, दो सम संख्याएं, इनका आंसर 6 आया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 और 8 लिया, इसका आंसर 10 आया, जो कि एक सम संख्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो संख्याएं जो कि सम है उनका योग करते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा सम ही आएगा। अगला दूसरा है प्रॉपर्टी, दूसरी है कि अगर एक सम और दूसरी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक विषम संख्या आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, एक सम संख्या 6 को लेते हैं और विषम संख्या 3 को लेते हैं तो इसका आंसर 9 आएगा, जो कि एक विषम संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 और 5 जोड़ लेते हैं और 7 आ जाएगा, 2 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है, उसका आंसर 7 आया, जो कि एक विषम संख्या है। इसी तरह से है, आपकी स्क्रीन पर है ऑड प्लस ऑड, मतलब विषम और विषम को जब जोड़ते हैं तो क्या होगा। विषम और विषम को हम जोड़ते हैं जब तो उसका आंसर हमेशा सम संख्या आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 और 3 को हमने जोड़ लिया, 5 3 8 हो गया, इसका आंसर जो कि है सम। और 5 और 7 जोड़ लेते हैं हम, 5 7 5 12, जो कि एक सम संख्या। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 13 15 ही ले लिए, 13 15 28 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या है। अगला है मल्टीप्लीकेशन, गुणा। मल्टीप्लिकेशन में सम संख्याओं का अगर हम बेसिक ऑपरेशन की बात करें, अगर दो सम संख्याओं का हम गुणनफल करते हैं, रूल है दो सम संख्याओं का अगर हम गुणनफल करते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक सम संख्या आती है। एग्जाम्पल के लिए 2 और 4 का हम गुणा करते हैं तो 8 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। 2 भी एक सम संख्या थी, 4 भी एक सम संख्या थी, इनका गुणा किया तो 8 आया, जो कि एक सम संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4 और 6 का। 4 और 6 जो है ये दोनों सम संख्या है, इनका गुणनफल हमने किया, 24 आया, जो कि एक सम संख्या है। इसी तरह हम दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक सम और एक विषम संख्या का गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा सम आता है। क्या है प्रॉपर्टी, क्या है इसमें कि एक सम संख्या और दूसरी विषम संख्या, इन दोनों का गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा सम आता है। एग्जाम्पल के लिए 7 गुणे 4 करते हैं 28 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। फिर आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सम संख्या 6 ले लेते हैं, दूसरा विषम संख्या 9, दोनों का गुणा करेंगे, 6 9 54, जिसका आंसर आएगा 54, जो कि एक सम संख्या है। इसी तरह से विषम विषम का ले लेते हैं, दो विषम संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। अगर दो विषम संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक विषम संख्या आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 5 और 3 का गुणा करते हैं तो 15 आएगा, जो कि एक विषम संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है 963, 9 और 7 का गुणा करते हैं हम 63 आएगा, जो दोनों विषम संख्या हैं 9 और 7, इनका हमने गुणा किया, जिसका आंसर आया 63, 63, जो कि एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिक ऑपरेशन की हम बात करें तो अगर हम दो सम संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक सम संख्या आएगा। अगर हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा सम आएगा। और तीसरा, अगर दो विषम संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक विषम आएगा। आप पेपर में एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम जब पेपर में अगर आपसे कोई पूछता है कि जैसे दो संख्याएं पी और क्यू हैं, दोनों विषम है, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो आप उस टाइम एग्जाम्पल ले लीजिए, पी और क्यू कोई संख्या मान लीजिए, तो जैसे अगर दोनों विषम कह दिया, दो विषम संख्याओं को ले लीजिए, आंसर क्या आता है, सम आता है, विषम आता है, तो उससे आप समझ सकते हैं आंसर क्या आएगा। आपके पेपर में यही पूछेगा, कह देगा कोई एक संख्या है, एक सम है, दूसरी संख्या विषम है, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो सम और विषम का अगर हम गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा सम संख्या आएगा। अब देखिए, घटाव पे हम सब्सट्रैक्शन पे यूज करते हैं इन सब रूल्स को। सब्सट्रैक्शन, अगर सब्सट्रैक्शन पे हम ये रूल यूज करते हैं, इवन माइनस इवन बराबर सम। अगर हम सम और सम को घटाते हैं, सम में से सम संख्या को घटाते हैं तो उसका आंसर हमेशा सम आएगा। एग्जाम्पल के लिए 4 में से 2 को घटाया हमने, 2 आया आंसर। 4 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, इसका आंसर जो आया 2, वो भी सम संख्या है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 8 में से 6 को घटाते हैं, 8 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, और जिसका आंसर आया 2, वो भी एक सम संख्या है। अगले
अगला प्रॉपर्टी है, अगर हम एक सम में से विषम को घटाते हैं, एक सम संख्या में से विषम संख्या को घटाते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक विषम संख्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 में से हम 3 को घटाते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा। 4 एक सम संख्या थी, 4 जो आपकी स्क्रीन पर एक सम संख्या थी और 3 जो है एक विषम संख्या थी, इन दोनों को हमने घटाया, उसका आंसर 1 आया जो कि एक विषम संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 8 एक सम संख्या है, इसमें से 5 विषम संख्या को घटाते हैं, 8 में से 5 गए 3 आएगा, इसका आंसर 3 आया जो कि एक विषम संख्या है। चलिए अगला है, अगली प्रॉपर्टी है, एक दो विषम संख्याएं, अगर दो विषम संख्याओं को आपस में घटाया जाता है, जैसे एक विषम संख्या में से दूसरी विषम संख्या को घटाते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक सम संख्या आएगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम दो विषम संख्याओं को घटाते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी। जैसे 3 और 1 को हम ले लेते हैं, 3 और 1 दोनों क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। इनका हम अगर आंसर की बात करें, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा जो कि एक सम संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 3 का, 5 भी विषम है, 3 भी विषम है, इसको घटाते हैं तो इसका आंसर आएगा 2 जो कि एक सम संख्या है। इससे हम समझ सकते हैं पूरा घटाव का जो है रूल, कि अगर हम दो सम संख्याओं को घटाते हैं, एक सम संख्या में से दूसरी सम संख्या को घटाते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सम संख्या। दूसरा, अगर हम एक सम संख्या में से विषम संख्या को घटाते हैं या विषम संख्या में से सम संख्या को घटाते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। उसी तरह से अगर हम विषम संख्या में से विषम संख्या को उठाते हैं तो सम संख्या आएगा। इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पीछे भी बता चुका हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, पेपर में तुरंत एक एग्जाम्पल लेना होगा। तो उस एग्जाम्पल से आप सॉल्व करके देख लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल अपने मन में ले सकते हैं, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आंसर आपको, सम या विषम संख्या जो भी आएगी उसको आपको टिक कर देना है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए परिण एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विभाज्यता, जो कि नंबर सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, थैंक यू गाइस।